ये कहानी है इगोर इर्तिशोव की, एक ऐसे शख्स की जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसके जुर्म इतने भयानक थे कि इंटरनेट से उसके बारे में सारे रिकॉर्ड्स हटाने की कोशिशें हुई। उसके जुर्म इतने डरावने थे कि जिन अफसरों ने उसका केस देखा वे सालों तक उसकी वजह से मानसिक तनाव में रहे। उसने सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाया और ऐसी दरिंदगी दिखाई जिसे देखकर लोग सदमे में आ गए। ये कहानी बहुत डरावनी, बेरहम और सदमे में डाल देने वाली है। इगोर इर्तिशोव का केस मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप गया है। उसने ऐसे जुर्म किए जो हम और आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसे ही दुनिया भर से दिल दहला देने वाले क्राइम और इन्वेस्टिगेशंस की कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना न भूलें और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने विचार और सुझाव जरूर शेयर करें। आपके ये कुछ सेकंड्स मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद करते हैं और मुझे आपका प्यार और सपोर्ट मिलता है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इगोर इर्तिशोव का आतंक 29 सितंबर 1994 को सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू हुआ था। उस दिन दोपहर को 9 साल का यूसन कॉन्स्टेंटाइन बिल्डिंग के अपने अपार्टमेंट में जा रहा था। उसने घंटी बजाई और उसकी मां ने ऊपर से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही यूसन लिफ्ट के अंदर गया, एक पतला सा जवान आदमी इर्तिशोव लिफ्ट के दरवाजे से साथ में अंदर घुस गया। यूसन ने सोचा कि ये कोई वहां रहने वाला पड़ोसी है। वो दोनों लिफ्ट में खड़े हो गए। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते ही इर्तिशोव ने यूसन पर हमला कर दिया। उसने यूसन का गला घोंटकर उसे बेहोश कर दिया। फिर इर्तिशोव ने उसके बेजान शरीर को 15वीं मंजिल के एक यूटिलिटी रूम में घसीट कर ले गया। इस बीच यूसन की माँ, जिसने दरवाजा खोल के रखा हुआ था, चिंता में पड़ गई। उनका बेटा अब तक घर नहीं पहुंचा था। परेशान होकर वो नीचे आई और उसे ढूंढने लगी, लेकिन यूसन कहीं नहीं मिला। घबराकर उन्होंने पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए, पूछा कि क्या किसी ने उनके बेटे को देखा है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। उधर इर्तिशोव ने बेहोश यूसन पर हमला कर दिया था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उसने पहले अपने हाथों से उसे यातना दी, फिर एक हुक से उसके प्राइवेट पार्ट को चीर दिया। इसके बाद उसने यूसन की आंतें यानी इंटेस्टाइन्स खींचनी शुरू कर दी। पूरे 8.5 मीटर लंबी आंतें। उसने उसकी आंतों को हाथ में उठाकर देखा और फिर एक टुकड़ा काटकर चबाने लगा। उसके बाद उसने आंतों के टुकड़े को कमरे में रखे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। जब उसे लगा कि उसने यूसन को मार दिया है तो वो वहां से भाग गया, लेकिन जैसा कि उसने सोचा था, यूसन अब तक मरा नहीं था। इतनी भयानक चोटों के बावजूद उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अपने घर की ओर रेंगने लगा। वो जैसे तैसे घर पहुंचा और अपने दरवाजे के सामने गिर पड़ा। जब उसकी माँ वापस आई तो उन्होंने अपने बेटे को बेहोश और पीला पड़ा देखा, लेकिन वो जिंदा था। जब पुलिस और मेडिकल टीम वहां पहुंची तो उन्होंने ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन यूसन अभी भी सांस ले रहा था और सबसे जरूरी बात, वो अपने हमलावर की पहचान कर सकता था। यह मामला पुलिस के लिए बहुत अहम था। पिछले कुछ महीनों से सेंट पीटर्सबर्ग में कई खौफनाक हमले हो रहे थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस को लगा कि इस केस के जरिए वे अपराधी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सवाल था, कोई इंसान इतनी वहशियत पर क्यों उतरता है? इर्तिशोव का अतीत इस बात की कुछ झलक देता है। दूसरे सीरियल किलर्स और अपराधियों की तरह इर्तिशोव खुद भी कभी एक पीड़ित था। वो 16 अगस्त 1971 को रशिया के क्रास्नाउ में पैदा हुआ था। उसका बचपन बेहद बुरे हालात में गुजरा। उसके माता पिता नशेड़ी और लापरवाह थे। उसकी माँ तो प्रेगनेंसी के दौरान भी शराब पीती थी। छोटे इर्तिशोव को कभी भी ढंग से खाना नहीं मिलता था, न ही माता पिता से कोई प्यार या देखभाल। वो इतना कमजोर और कुपोषित यानी माल नोरिश था कि दूसरे बच्चों के साथ खेल भी नहीं पाता था। जब दूसरे बच्चे उसे परेशान करते तो उसके माता पिता परवाह भी नहीं करते। धीरे धीरे उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया और खुद ही अपनी जिंदगी काटने लगा। 7 साल की उम्र में उसके पिता ने परिवार को छोड़ दिया। इर्तिशोव ने फिर कभी अपने पिता को नहीं देखा। 3 साल बाद एक और हादसा हुआ। 10 साल की उम्र में वो एक कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया। उसके सिर पर गंभीर चोट लगी, जिससे हल्का ब्रेन डैमेज हुआ। ये चोट ज्यादा गंभीर नहीं था, लेकिन फिर भी इससे उसकी मानसिक क्षमताओं पर काफी असर पड़ा और यहीं से उसकी जिंदगी अंधेरे में डूबती चली गई। अपने बेटे की डिसेबिलिटीज से परेशान होकर उसकी मां ने उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, जहां खास जरूरतों वाले बच्चे रखे जाते हैं। इस फैसले के साथ उसने इर्तिशोव से अपना नाता पूरी तरह तोड़ दिया। उसने कभी दोबारा उससे कांटेक्ट नहीं किया। अब इर्तिशोव पूरी तरह अकेला और बेसहारा था।
ये मौका एक नई जिंदगी शुरू करने का हो सकता था, लेकिन बोर्डिंग स्कूल उसके लिए एक निजी नरक बन गया था। वहां के बड़े लड़के उसे बेरहमी से पीटते और उसे बुरी तरह डराते थे। उसकी पतली कद काठी और हल्की आवाज के कारण उसे हमेशा निशाना बनाया जाता था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे उनका अब्यूज और भी खौफनाक होता गया। समय के साथ सीनियर लड़कों के एक ग्रुप ने उसके साथ बार बार शारीरिक शोषण किया। ये बार बार हो रहा था। सोच पाना भी मुश्किल है कि यह सब उसकी मानसिकता पर कितना गहरा और डरावना असर डाल रहा था। पहले से ही उसे उसके माता पिता ने छोड़ दिया था और अब वो इस भयानक अत्याचार का शिकार बन चुका था। लेकिन यहीं पर अर्तिशोव के अंदर वहशियत के बीज पड़ने शुरू हुए। बोर्डिंग स्कूल छोड़ने के बाद उसने एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की। उसने कारपेंटर का काम सीखा, लेकिन वो कभी भी लंबे समय तक कहीं नहीं टिका। अपनी जिंदगी चलाने के लिए वो छोटे मोटे काम करने लगा, कभी दूध वाला, कभी क्लीनर, तो कभी कुक। पर उसकी जिंदगी में एक खालीपन था, एक अधूरापन। कुछ बेहतर पाने की आस में उसने अपनी थोड़ी बहुत बचत इकट्ठी की और मॉस्को जाने का फैसला किया। उसे लगा कि वहां एक नई और बेहतर जिंदगी उसका इंतजार कर रही होगी। पर हुआ इसका उल्टा। मॉस्को पहुंचकर उसे और भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। नौकरियां बहुत कम थी और अक्सर उसे सड़कों पर ही सोना पड़ता था। कई बार तो उसे भूखे ही दिन भर गुजारना पड़ता था। जिंदगी उसके लिए अब एक नरक सी बन चुकी थी। उसके पास कोई होप नहीं था। 1993 तक मॉस्को की जिंदगी से पूरी तरह निराश होकर अर्तिशोव सेंट पीटर्सबर्ग के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटे से गांव मेडलस्ट्रॉय में चला गया। सिटी में उसे पेगासस कैफे नाम के एक गे बार में डिश वॉशर यानी बर्तन धोने की नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में उसे वेटर बना दिया गया और उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। अब उसने अपने लुक्स पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने अपने बालों को ब्लीच करके सुनहरा बनाया और महंगे फैशनेबल कपड़े पहनने लगा। पर उसके सहकर्मियों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि वो बहुत झगड़ालू और खुदगर्ज किस्म का आदमी है। लेकिन बार में आने वाले अमीर ग्राहक उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। धीरे धीरे उसे पैसे कमाने का एक नया तरीका समझ में आ गया। वो एक मेल एस्कॉर्ट बन गया। पेगासस कैफे में काम करने के दौरान ही उसने अपने लिए रेगुलर क्लाइंट ढूंढ लिए। पर उसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ उसकी शक्ल की वजह से नहीं थी, बल्कि उसकी आक्रामक और लगभग सैडिस्टिक रवैये की वजह से थी। फिर भी वो हमेशा कहता था कि वो गे नहीं है। उसके लिए आदमी सिर्फ पैसे कमाने का जरिया थे, जबकि औरतों के साथ वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए सोता। हालांकि ज्यादातर महिलाओं को वो आकर्षक नहीं लगता था। धीरे धीरे उसकी सैडिस्टिक इच्छाएं इतनी बढ़ गई कि उसे अब नॉर्मल रिलेशनशिप से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। अब उसे असली शिकार चाहिए था। उसे दर्द देना पसंद था और यही वो मोड़ था जहां उसने अपने क्रूर अपराधों की शुरुआत की। और उसका यह खूनी खेल शुरू हुआ दिसंबर 1993 से। अब उसने तय कर लिया था कि उसे क्या करना है और किसे निशाना बनाना है। उसका प्लान खौफनाक था। सनोस्की पार्क में छिपकर ऐसे लड़कों का इंतजार करना जो कमजोर और हेल्पलेस हो। वो अंधेरे में पेड़ों के पीछे चुपचाप छिपकर बैठा रहा, शिकार की तलाश में। थोड़ी देर बाद उसे 3 लड़के दिखे। हर एक की उम्र करीब 11 साल थी। वो अभी अभी अपने ट्रेनिंग खत्म करके पार्क से गुजर रहे थे। वो तीनों एक साथ थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि एक खूंखार शिकारी उनकी घात में बैठा है। अब अर्तिशोव को यकीन हो गया कि आसपास कोई और नहीं है। उसने हमला करने का फैसला कर लिया। वो तेजी से उनके पास पहुंचा, अपनी जेब से चाकू निकाला और उन्हें धमकाया, जो मैं कहूंगा वही करो वरना मार डालूंगा। डर के मारे तीनों में से एक लड़का फौरन भाग गया। अब सिर्फ 2 भाई बच गए। अब उसने एक और खौफनाक चीज निकाली, एक सिरिंज। उसमें एक अजीब रंग का और भयानक बदबू वाला लिक्विड भरा था। उसने भाइयों को मुंह खोलने के लिए मजबूर किया और वो लिक्विड जबरदस्ती उनके मुंह में डाल दिया। लेकिन आखिर क्यों? क्या वो उन्हें बेहोश करना चाहता था या सिर्फ डराना? ये साफ नहीं था। लेकिन जो भी था उसका कोई असर नहीं हुआ। पर अर्तिशोव रुका नहीं। उसने चाकू दिखाकर उन्हें घसीटकर पैरों के पीछे ले गए। फिर उसने उन दोनों के साथ ऐसी हैवानियत की कि उसे बताना भी मुश्किल है। जब वो अपनी घिनौनी हरकत पूरी कर चुका था तो वो वहां से भाग गया। दोनों भाई जिंदा तो बच गए, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा के लिए छलनी हो चुकी थी। बाद में उन भाइयों ने अपने हमलावर का हुलिया बताया। एक दुबला पतला आदमी, उम्र करीब 25 साल, जिसके बाल ब्लीच किए हुए ब्लॉन्ड थे। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उधर अर्तिशोव ने अपने भयानक अपराध के बाद ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो पेगासस कैफे में वापस चला गया और वेटर की नौकरी फिर से करने लगा, जैसे उसकी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उसके भीतर का शिकारी अब भी जागने की कोशिश कर रहा था। अगला हमला होता है फरवरी 1994 को।
एक दिन इर्तिशाफ ने अपने कैफे से छुट्टी ली और पूरे दिन शराब पीता रहा और नशे में डूबा रहा। नशे में धुत होकर उसने बिना किसी मकसद के सड़क पर घूमने का फैसला किया। उसी दौरान उसकी नजर एक स्कूल से घर लौट रहे लड़के पर पड़ी। लड़के ने टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स का बैकपैक अपने कंधे पर पकड़ रखा था। इर्तिशाफ चुपचाप उसका पीछा करने लगा, हर हरकत पर नजर रखते हुए। जब लड़का अपने अपार्टमेंट की इमारत में दाखिल हुआ तो इर्तिशाफ भी दबे पांव उसके पीछे चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, इर्तिशाफ अचानक उस पर झपटा। उसने एक हाथ से लड़के का मुंह बंद कर दिया और दूसरी तरफ से उसकी नाक दबा दी। लड़का सांस नहीं ले पाया और बेहोश हो गया। अब इर्तिशाफ ने उसे घसीटकर बिल्डिंग के यूटिलिटी रूम में ले गया और उसके साथ वहशीपन किया। पूरे हमले के दौरान उसने लड़के की गर्दन कसकर पकड़ रखी थी, इतनी कसकर कि अंत में लड़का दम घुटने से मर गया। बाद में जब उसका नशा थोड़ा उतरा तो इर्तिशाफ को एहसास हुआ कि उसने हद पार कर दी है। उसने बाद में बयान दिया था कि उसका उसे मारने का इरादा नहीं था, लेकिन शराब की वजह से वो सब हो गया। लेकिन भागने से पहले उसने एक घिनौनी हरकत की। लड़के का बैकपैक अपने साथ ले गया, मानो वो उसका प्राइज हो। इससे साफ था कि उसे अपने अपराधों से एक अजीब तरह की खुशी मिलती थी। जब लड़के का शव मिला तो पूरी बिल्डिंग में दहशत फैल गई। लोग इस ख्याल से ही कांप उठे कि इतनी क्रूर हत्या उनकी बिल्डिंग में हो सकती है। जांचकर्ताओं को शक था कि ये वही अपराधी था जिसने सनास्कोव पार्क में 2 भाइयों पर हमला किया था, लेकिन उनके पास अब भी ठोस सबूत नहीं थे। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि यह सिर्फ एक हमलावर नहीं बल्कि एक खतरनाक कातिल है, और जब तक वो आजाद घूम रहा था तब तक अगला हमला महज वक्त की बात थी। वो कभी भी किसी पर भी हो सकता था। मई 1994 को फिर से एक मासूम का शिकार बनता है। इस बार इर्तिशाफ ने एक 10 साल के लड़के को अपना निशाना बनाया। लड़का बड़े ही मासूम अंदाज में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में दाखिल हुआ। इर्तिशाफ फिर से बिना आवाज किए उसके पीछे पीछे घुस गया। अंदर जाते ही उसने लड़के से दोस्ताना अंदाज में बात की। उसने उस लड़के को पूछा कि क्या वो कबूतर देखना चाहता है। लड़का एक्साइटेड हो गया और उसकी बात मान ली। फिर उसने उससे कहा कि वो उसके साथ छत पर चले, जहां वो उसे कबूतर दिखाएगा। उस लड़के को इस बात पर कोई शक नहीं हुआ और वो कबूतर देखने के लिए इर्तिशाफ के साथ बिल्डिंग के छत पर चला गया। फिर वही वहशियाना खेल शुरू हुआ। जैसे ही वो छत के एक अंधेरे कोने में पहुंचे, इर्तिशाफ ने लड़के की गर्दन पकड़ ली और तब तक दबाए रखा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। इसके बाद उसने लड़के के साथ हैवानियत की, लेकिन इस बार उसका घिनौनापन कुछ और ही ज्यादा था। हमले के बाद उसने अपने हाथ से लड़के के से हाथ घुसाकर उसके रेक्टम को फाड़ डाला। उसका शिकार अब चीख भी नहीं सकता था, लेकिन वो लड़का बच गया। हमले के बाद लड़का किसी तरह भागकर नीचे अपार्टमेंट ब्लॉक तक पहुंचा और जोर जोर से चीखने लगा। पड़ोसी दहशत में आ गए और तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। हालांकि लड़का जिंदा बच गया, लेकिन उसके साथ हुई वहशियाना हरकत ने उसे हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया कि जिंदगी अब पहले जैसे कभी भी नहीं हो सकती थी। लड़के ने पुलिस को हमलावर का जो हुलिया बताया वो पहले वाले दोनों मामलों से पूरी तरह मेल खा रहा था। यह सुनकर जांच अधिकारियों के सबसे बुरे डर सच साबित हो गए। सेंट पीटर्सबर्ग में एक सीरियल किलर घूम रहा था। अब यह मामला सीधे पब्लिक तक पहुंचा। पुलिस ने उस आदमी की पहचान से मेल खाते हुए एक आधिकारिक चेतावनी जारी कर दी, लेकिन इतने सतर्क माहौल के बावजूद अब भी कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगे थे। सेंट पीटर्सबर्ग के लोग अब चौकन्ने थे। माता पिता अपने बच्चों को अकेला कहीं जाने नहीं दे रहे थे। हर किसी की नजरें सतर्कता से आसपास के लोगों को स्कैन कर रही थी। कौन जाने शिकारी किस भीड़ में छुपा हुआ हो। जून 1994 को नेवा नदी के किनारे पर एक और हमला होता है। इस बार उसके निशाने पर थे 2 मासूम लड़के, उम्र 9 और 11 साल। इर्तिशाफ चुपचाप उनका पीछा करता रहा और उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वो पक्का नहीं हो गया कि ये अकेले हैं। फिर उसने बड़े मासूम अंदाज में उन बच्चों से कहा कि उसकी चाबी नदी में गिर गई है और उसे उनकी मदद चाहिए। लड़कों ने उसकी तरफ देखा। वो अच्छे कपड़े पहने एक रेस्पेक्टेबल आदमी लग रहा था। उनका मन शक और मासूमियत के बीच उलझा रहा। आखिरकार उन्होंने उसकी मदद करने की सोची, लेकिन जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचे, इर्तिशाफ ने उन पर हमला बोल दिया। उसने एक लड़के को पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर वो चुप नहीं रहा तो वो उसे नदी में फेंक देगा। डरे और लाचार दोनों लड़के कुछ कर नहीं पाए। चाकू की नोक पर इर्तिशाफ ने उनके साथ वहशीपन किया और फिर उन्हें उसी हालत में छोड़कर भाग गया। लड़कों ने जो हुलिया पुलिस को बताया वो फिर से पहले वाले आदमी से मेल खा रहा था। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था सेंट पीटर्सबर्ग में एक वहशी शिकारी घूम रहा है, लेकिन अब भी कोई ठोस सबूत नहीं था। कोई गवाह सामने नहीं आया। पर सितंबर 1994 को इस केस में एक नया मोड़ आने वाला था। इस बार इर्तिशाफ ने सोचा कि छोटे बच्चों को निशाना बनाना बहुत जोखिम भरा हो गया है, तो उसने एक नए टारगेट की तलाश की। एक 16 साल का जवान लड़का। वो उसका पीछा करता हुआ अपार्टमेंट की इमारत तक चला गया और दबे पांव पीछे पीछे अंदर घुस गया। दोनों एक साथ लिफ्ट में चढ़े।
जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, अर्तिसोव ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार उसका शिकार छोटा नहीं, एक मजबूत जवान लड़का था। लड़के ने जबरदस्ती संघर्ष किया। अर्तिसोव को झटका लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिकारी इतनी हिम्मत दिखाएगा। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही अर्तिसोव हड़बड़ाकर भाग निकला, लेकिन उसका शिकारी दिमाग अभी भी शांत नहीं हुआ था। बस कुछ ही देर बाद भागते भागते वो अगली गली में जा पहुंचा और वहां उसे मिला उसका अगला शिकार, यूशांग कॉन्स्टेंटाइन कोजमैन, वही लड़का जिससे इस कहानी की शुरुआत हुई थी। फिर से वही तरीका, लिफ्ट में घुसा, गला दबाया, यूटिलिटी रूम में खींच कर ले गया। फिर से वही वशीपन, लेकिन इस बार उसने एक ऐसा जुर्म किया जो इंसानियत को झकझोर देने वाला था। अर्तिसोव ने 8.5 मीटर तक उस लड़के की आंतें खींचकर बाहर निकाल दी। बाद में उसने कहा कि मैं आंतों को खाना चाहता था, लेकिन खा नहीं पाया, तो बस चबाया और छोड़ दिया। जीने की आखिरी कोशिश करते हुए और मौत से जूझते हुए यूशांग किसी तरह रेंगते हुए अपने अपार्टमेंट तक पहुंचा, जहां उसकी मां ने उसे बेहोश पाया। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा अब हमेशा के लिए खो चुका था। रशिया के डॉक्टरों के पास ऐसी गंभीर चोट का इलाज करने की तकनीक नहीं थी, लेकिन अमेरिका के कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर इस सर्जरी के लिए तैयार थे और वो इसके लिए एक पैसा भी नहीं लेना चाहते थे। लेकिन ऑपरेशन का खर्च बहुत ज्यादा था। अब तक ये मामला पूरे देश का ध्यान खींच चुका था। लोगों में यूशांग की दर्दनाक हालत को लेकर गहरी संवेदना थी। रूस के लोगों ने सिर्फ 10 दिनों में $5 लाख जुटा लिए। यह रकम इतनी थी कि यूशांग, उसकी माँ और दादी को अमेरिका भेजा जा सके ताकि वो अपना इलाज शुरू कर सके। यूशांग ने 6 लंबे साल तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी। 30 से ज्यादा ऑपरेशन और ट्रांसप्लांट्स हुए ताकि उसके शरीर में आर्टिफिशियल आंतें लगाई जा सके, लेकिन आखिरकार उसका शरीर हार गया और साल 2000 में उसकी मौत हो गई। ये रशिया और अमेरिका दोनों के लोगों की मानवता और दया का प्रतीक था। इन्होंने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अफसोस वो नहीं बच सका। यूशांग और 16 साल के लड़के दोनों ने ही पुलिस को बहुत क्लियर हुलिया दिया था। ये टीवी चैनलों और अखबारों पर छाप दिया गया। अब पूरा देश इस शिकारी के चेहरे को पहचानता था। सबसे अहम सबूत मिला, खूनी फिंगरप्रिंट। यूशांग के हमले वाले स्थान पर एक खून से सना फिंगरप्रिंट मिला। पुलिस को पूरा यकीन था कि ये उसी दरिंदे का निशान है जिसने इन मासूमों की जिंदगी बर्बाद की थी। अब पूरा शहर चौकस था, लेकिन अर्तिसोव की बेवकूफी ने उसे फंसा दिया। एक शाम वो एक गे बार में गया। वहाँ टीवी पर न्यूज आ रही थी। अचानक स्क्रीन पर उसका स्केच दिखाया गया। उसे देखकर अर्तिसोव हंस पड़ा और मजाकिया लहजे में कहने लगा, देखो मैं टीवी पर आ गया हूँ। बार में बैठे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उनमें से एक शख्स ने तुरंत पुलिस को इस घटना की जानकारी दे दी। पुलिस शिकंजा कसने लगी। पुलिस पहले से ही गे बार्स पर नजर रख रही थी, क्योंकि सभी पीड़ित लड़के थे और उन्हें शक था कि हत्यारा समलैंगिक हो सकता है। जांच अधिकारी सीधा उसके वर्क प्लेस पेगासस कैफे पहुंचे, लेकिन वो वहां से पहले से ही फरार हो चुका था। जैसे जैसे पुलिस उसके करीब पहुंचने लगी, अर्तिसोव डर गया। वो सेंट पीटर्सबर्ग से भागकर मरमांस्क शहर पहुंचा। वो अपने एक दोस्त के घर छिपा रहा और इस केस के ठंडे पड़ने का इंतजार करने लगा। लेकिन 1 महीने बाद उसके दोस्त ने उसे घर से निकाल दिया। वो अब उसे और सह नहीं सकता था। गलतफहमी का शिकार अर्तिसोव को लगा कि मामला ठंडा पड़ चुका है। वो फिर से सेंट पीटर्सबर्ग लौट आया। पहले तो वो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन फिर उसने देखा कि कोई भी उसे खोजने के लिए इधर उधर नहीं घूम रहा था। उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है। अब उसके पास ना घर था ना नौकरी, इसलिए उसने अपने पुराने क्लाइंट से मिलने का फैसला किया ताकि कुछ पैसे कमा सके और रहने के लिए कोई जगह मिल जाए। एक दिन जब वो अपने क्लाइंट के घर ठहरा हुआ था, उस आदमी की नजर अर्तिसोव के सामान पर पड़ी। उस सामान में उसने टीनेज म्यूटेंट हीरो टर्टल्स का एक खून से सना बैग देखा। उसे शक हो गया कि ये बैग जरूर उन शिकार हुए बच्चों में से किसी का है। डर और शक से घबराकर उस व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। अधिकारियों ने उसके पास से और भी कई चीजें बरामद की। वो बैग जो एक पीड़ित बच्चे का था, कपड़े जो उसके बाकी शिकारों के थे, और सबसे अहम चीज उसके फिंगरप्रिंट्स जो यूशांग के अपराध स्थल से मिले निशान से मेल खाते थे। अब पुलिस को पूरा यकीन था कि ये वही दरिंदा है जिसकी उनको तलाश थी। उसकी पहचान कर सबूत पक्के करने के लिए रिवरसाइड हमले का एक बच्चा लाइनअप में बुलाया गया। जैसे ही उसने अर्तिसोव को देखा, वो बुरी तरह डर गया और चीखने लगा। अब कोई शक नहीं रहा कि ये वही राक्षस था जिसने उन मासूमों पर जुर्म ढाए थे। पहले मासूम बनने की कोशिश, फिर पागलपन का नाटक। इतने सारे सबूतों के बावजूद अर्तिसोव ने शुरू में अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम को नकार दिया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने एक नई चाल चली और पागलपन का नाटक किया।
पूछताछ के दौरान वो अजीब हरकतें करने लगा ताकि लोगों को लगे कि वो मानसिक रूप से बीमार है। आखिरकार वो टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन उसे सजा दिलाने में 2 साल लगे। अर्तिशोव की दरिंदगी इतनी घिनौनी थी कि कोई भी वकील उसका केस लेने को तैयार नहीं था। कोई उसे बचाना नहीं चाहता था। इस वजह से ये केस लंबा फंस गया और ट्रायल शुरू होने में पूरे 2 साल लग गए। मई 1996 को उसका ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन जनता उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में गुस्सा था। लोग उसे कानून से पहले खुद सजा देना चाहते थे, इसलिए ट्रायल को पब्लिक से छिपाकर बंद कमरे में चलाया गया। कोर्ट में अर्तिशोव जोर जोर से रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और खुद को एक मेंटल पेशेंट बता रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने सच्चाई खोल दी। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कहा कि वो पागल नहीं है, बल्कि वो एक होशियार शिकारी है, और जज ने फौरन फांसी की सजा सुना दी। लेकिन बाद में रशिया में डेथ पेनल्टी हटा दिया गया, जिसकी वजह से उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अर्तिशोव को स्ट्रिक्ट रिजीम कॉलोनी में भेजा गया, जहां उसे बाकी की जिंदगी बितानी थी। हर कैदी उसे वहां मारना चाहता था। वो घंटों तक रोता रहता। वो बार बार पागल बनने का नाटक करता, लेकिन कोई भी उसके इस पागलपन के नाटक पर यकीन नहीं करता। 2 दशकों तक इस मानसिक यातना में जीने के बाद अर्तिशोव की हार्ट फेलियर से मौत हो गई। उसकी दरिंदगी इतनी भयानक थी कि रशिया के कुछ लोग उसके सारे रिकॉर्ड्स इंटरनेट से हटा देना चाहते थे, लेकिन मैं चाहता था कि आप इस केस को जानें, क्योंकि ये एक दिल दहला देने वाला केस है। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं अगली बार फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।